जोशीमठ मामला आज का नहीं है, सन 1976 से है, बल्कि 1970 के आसपास से है। कोई भी त्रासदी होती है वो पहले इंडिकेशन देती है, एकदम एक ही बार में बहुत कम होता है। आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट आने से पहले बहुत कुछ होता है, उसमें डीपीआर बनता है और जो डीपीआर बना है उस किस बेस पे बना है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी कौन है, किसने किया, कैसे किया, उसको देखने वाले भी कौन लोग हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल डीपीआर के नाम पे जो है उसमें कोई मतलब सीरियसली कोई नहीं लेता है, तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है। और उसमें जो भी हो, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है उसका भी, और वाटर सीवेज का जो सिस्टम है, वहाँ पे दुनिया भर के पिट्स खोद दे, उन पिट्स में भी जो सीवेज के लैट्रिन के पिट जो बने हैं उनमें भी लीकेज है। जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब ये मेजरमेंट हो जाएगा पूरा कि इतना गहराई और क्षेत्रफल का, उसके बाद उस भूगर्भीय जियोलॉजिकल स्टडी होगी, तब जाके उसका आकलन हो सकता है कि ये कितनी खतरनाक है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। मैं मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं उत्तराखंड हिमालय में जिस तरह से ये जो भूगर्भीय जो हलचल हो रही है, उसको देख कर के जो है पूरा जो है देश जो है चिंतित है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है आपात बैठक बिठाई गई और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि वहाँ पर एक्सपर्ट जाएं और वहाँ पर जो है सर्वे करें कि किस तरह से जो है जोशीमठ में जो त्रासदी आई हुई है, तमाम दरार पड़ रही हैं। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में जो है कभी जो है भू आपदा के नाम से, कभी अतिवर्षण के नाम से जो है पूरा सैलाब आ जाता है। कभी ऋषिगंगा का आपने पिछले 2021 में देखा होगा किस तरह से जो है 10 बजे सुबह जो है ग्लेशियर फटने से जो है वहाँ पे जलाशय बन गया और पूरा का पूरा डैम बह गया था। इस तरह से कई हलचल वहाँ पे हो रही है, भूगर्भीय हलचल हो रही है। तो इसको देखते हुए हम अभी बात करने आए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो भूवैज्ञानिक हैं उत्तराखंड के, बलबीर सिंह धर्माण जी। हम उनसे इस मुद्दे पे बात करने हमसे जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बड़ा जो है ये अध्ययन रहा है, हिमालय जो उत्तराखंड हिमालय है और हिमालयी क्षेत्र में जो है आपका सब्जेक्ट रहा। आपने जो है कई अनुसंधान किए और आप लगातार सरकारों को जो है चेताते रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है क्या होना चाहिए। आपने आंदोलन भी किया और तमाम जो है केदारनाथ त्रासदी से लेकर के ऊखीमठ में जो बहुत बड़ा जो है वो आ गया था, भूस्खलन आ गया था, उसके बाद में आपने चेताया था सरकारों को। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है ये बार बार जो है ये इस तरह से त्रासदी आ रही है और आप किस तरह से देखते हैं इस जोशीमठ वाले मामले को? ऐसा है राउत जी, ये जोशीमठ वाला मामला आज का नहीं है, सन 1976 से है, बल्कि 1970 के आसपास से है। 1976 में इस पे एक कमीशन बैठा था जिसको मिश्रा कमीशन के नाम से था। एमसी मिश्रा थे जो कि गढ़वाल के आयुक्त थे। उनके अंडर में 18 सदस्यीय आयोग बैठा था। उन्होंने तब रिकमेंडेशन दे दी थी कि ऐसे ऐसे इसका ट्रीटमेंट होना उसके बाद उन्होंने उस प्लांटेशन के लिए भी कहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आयोग चला गया। उसके बाद 70 से 50 साल होने को अभी तक कुछ भी नहीं, उसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो भी तब तत्कालिक ट्रीटमेंट हुए उसके बाद वो ठीक हो गया होगा और जनता सो गई, पब्लिक सो गई, सरकार सो गई। उसके बाद अब फिर दोबारा जागृत हो रहे, धीरे धीरे कुछ लोग तो एक्टिव रहेंगे, पक्का रहे होंगे, लेकिन जो लोग एक्टिव रहेंगे उनको सपोर्ट नहीं मिला पीछे से। वो सपोर्ट न मिलने की वजह से ये इस तरह से त्रासदी हो गई है, बढ़ गई है। तो जो सर जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर समय जो है कभी जो है केदारनाथ आपदा आ जाती है, कभी ग्लेशियर फट जाता है और इतना संवेदनशील है हमारा उत्तराखंड का जो हिमालय है और हिमालय जो क्षेत्र है, वहाँ पे हमें से कुछ न कुछ हलचल हो रही होती है। और इस सरकार की जो है विकास के नाम से जो परियोजनाएं चल रही हैं, कहीं डैम बन रहे हैं, कहीं टनल निकाली जा रही है, अभी जो है और वेदर रोड का जो मामला चल रहा है, तो उसका जो खनन हो रहा है उससे आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ जो है इस तरह से त्रासदी गया, तो किस तरह देखते हैं आप? ऐसा है कि राहुल जी, इसमें ऐसा है कि कोई भी त्रासदी होती है वो पहले इंडिकेशन देती है, एकदम एक ही बार में बहुत कम होता है, इंडिकेशन पहले से मिलती है। लेकिन बाद में उसको हम लोग भूल जाते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, मतलब लापरवाही की वजह से ये त्रासदियाँ हो जाती हैं। तो होता क्या है कि प्रोजेक्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट आने से पहले बहुत कुछ होता है, उसमें डीपीआर बनता है, लेकिन सही उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं हुआ होता वो बड़ा और जो डीपीआर बना है उस किस बेस पे बना है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी कौन है, किसने किया, कैसे किया, उसको देखने वाले भी कौन लोग हैं,
तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल डीपीआर के नाम पे जो है उसमें कोई मतलब सीरियसली कोई नहीं लेता है। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है उसमें कि ये इस तरह की त्रासदियाँ बाद में होती हैं, लीनेंसी की वजह से, लापरवाही की वजह से इस तरह की लापरवाहियाँ होती हैं, मतलब इस त्रासदियाँ होती हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी हो, जो भी डीपीआर बने, जो भी प्रोजेक्ट आए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो है ना इस तरह से त्रासदियाँ होती रहेंगी। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पर विष्णुप्रयाग परियोजना जो चल रही है, उसके अंदर में जो चाई गांव का जो पिछले सालों में देखा होगा, वहाँ भी इस तरह से दरारें आ गई थी, पूरा का पूरा गांव विस्थापित हो गया। अभी भी यही बात आ रही है कि जोशीमठ को जो है पूरा का पूरा विस्थापित कर दो, नया जोशीमठ जो है सृजित करने वाली जो बात आ रही है। तो उससे क्या सरकार जो पलायन करा रही है या विस्थापन करा रही है, क्या उससे जो है हिमालय सुरक्षित रह सकता है क्या? राहुल जी, ऐसा है कि पलायन एक सॉल्यूशन नहीं है, और हर एक आदमी जो है अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, अपने घर को, अपने गांव को, अपने आसपास के एरिया को नहीं छोड़ना चाहता है। उसके लिए अभी ऐसा है कि उसके लिए अभी जैसे अभी बात कर रहे हैं लोग कि नहीं पलायन होना चाहिए, पलायन होना चाहिए, वो एक सॉल्यूशन नहीं है। अभी क्या होना चाहिए कि उस एरिया का इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, स्कैनिंग हो, और एजेंसी जो है ना रिलायबल एजेंसी हो, कौन जो भी कर रही हो वो रिलायबल होनी चाहिए। ऐसे लापरवाही में के काम नहीं होने चाहिए। उसको मल्टीपल फेज से जो है ना उसकी सुपरविजन होनी चाहिए। एक एजेंसी उसकी सुपरविजन ना करे, एक एजेंसी जो भी करे उसका पूरा मॉनिटरिंग होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना उस एरिया का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट होके और उसमें जो भी जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है उसका भी, और वाटर सीवेज का जो सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर के पिट्स खोद दे, उन पिट्स में भी जो सीवेज के लैट्रिन के पिट जो बने हैं उनमें भी लीकेज है, और वो लीकेज जो है ना कभी एक बम का रूप धारण कर सकता है आगे जाके, अगर कुछ भी होता है तो, कुछ भी हलचल होती है तो। तो आपका जिस तरह से अध्ययन रहा, आपने कई बार जो है जो ये वहाँ पर जो रोड में जो स्लाइड होता है, कई बार रोड अवरोध हो जाता है, आपने उस पर भी लिखा है, कई बार प्रशासन को भी सूचित किया है। आपने जो ऊखीमठ में जो इस तरह से पिछले सालों वहाँ पे त्रासदी आई थी, उसके बारे में मैं डीएम से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपके कई पत्र भी हमने पढ़े हैं कि जब आप वहाँ पर जागरूकता का देखते रहते हैं, सरकार को आगाह कराते रहते हैं। आपने जो है वहाँ पर जो जितने बड़े बड़े जो है झील हैं, जैसे कि देवरिया ताल है, वो वहाँ का उसका आपने लिखा था कि उसमें उसकी पैमाइश भी नहीं है अभी कि कितनी उसकी डेप्थ कितनी है। तो इस तरह से आप आगाह करते रहते हैं, प्रशासन को भी सूचित करते रहते हैं, तब भी जो है प्रशासन सोया रहता है, त्रासदी आती रहती है। तो आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा है कि मैं इन दो मुद्दों को, देवरिया ताल और हमारे यहाँ की उच्च हिमालय की जितनी भी फ्रेश वाटर लेक हैं, उनकी डेप्थ और एरिया के बारे में 2007 से लिख रहा हूँ, और 2007 से लिखते लिखते अभी इस स्थिति में पहुंच गया था कि अभी गवर्नमेंट ने अभी एक प्रपोजल मांगा है बजट तक, मतलब मैंने ही उसमें बजटरी ऑफर उनको दी थी कि ये बजटरी ऑफर ये रही है, और उसके बेस पे उन्होंने फिर जो है अभी कोटेशन मांगी थी, और वो डेप्थ और एरिया मेजरमेंट के लिए अभी वो पार्टी भी फाइनल हो गई थी। तो वो मेरे लिए सुखद है कि लोग जब जा रहे थे वहाँ पे झीलों को देखने के लिए, और उनको वो उपलब्ध नहीं हो रही थी वो इन्फॉर्मेशन, झील की गहराई कितनी है, क्षेत्रफल कितना, वो नहीं मिलता था, लोग बेवकूफ़ बन जाते थे। तो वो मैं होगा, शायद अब हो जाएगा कुछ दिन में। जहाँ तक रही दूसरी ये ऊखीमठ त्रासदी की बात, वो मैं 2002 से लिख रहा था। मैं पीएमओ तक लिखा मैंने, सब जगह हड़ताल पे बैठा, और उसके बाद 2012 में जाते 10 साल के अंदर जिस एरिया के लिए मैं बोल रहा था ये क्षेत्र, ये एरिया संवेदनशील है, इसमें होने वाला है, वहीं से जो है ना उसी एरिया से 28 लोग मेरे गांव में मरे हैं। 28 लोग मेरे गांव के 28 लोग मरे हैं, और 10-12 घर जो है जड़ से समाप्त हो गए, और उसमें मैं भी प्रभावित हुआ, कई लोग प्रभावित हुए, हमारे गांव के बहुत लोग बेघर हुए हैं। आपका क्या कहना है कि क्या जो सरकार जो इस तरह से जो है लाभकारी जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है, और पूरा ये हिमालय का, आप इसके बारे में बताइए कि जो त्रासदी आ रही है वहाँ पे जोशीमठ में, वो हिमालय के जो मिट्टी है
और वो कई वर्षों तक न जाने वहाँ पे एक ग्लेशियर रहा होगा और उसके बाद ग्लेशियर अब पीछे खिसकता जा रहा है, लेकिन उसमें उसकी जो है वो कितना पक्का है, वो वहाँ पे वो मिट्टी और वो रॉक्स आज कितने पक्के हैं, वो आप जरा। जहाँ तक जोशीमठ की बात है या और भी एरिया जो हिमालय के हैं, जोशीमठ एक पुराना लैंडस्लाइड जोन है जो कि पहले स्टेबल हो गया था और अब उसमें आज से नहीं कत्यूर वंश के 5वीं शताब्दी से के आसपास से वो वहाँ पे बसावट थी। उसके बाद 8वीं शताब्दी में जोशीमठ में शंकराचार्य जी ने चारधाम का वो जोशीमठ ज्योतिर्पीठ का वो स्थापन किया वहाँ पे। तो इतना पुराना जगह थी, तो ऐसा नहीं कि वो स्टेबल नहीं था, स्टेबल था, लेकिन उसके बाद पब्लिक की लापरवाही, शासन की प्रशासन की लापरवाही की देन ये आज की त्रासदी है। और जब 1976 में रिपोर्ट आ गई, सब उनकी रिकमेंडेशन आए थे, उनको रिकमेंडेशन को क्यों नहीं फॉलो किया गया? उसके बाद क्यों नहीं लोग जनता ने ये धरना दिए? वो होना चाहिए था ना। 1976 से क्या कर रहे थे? 50 साल में। लोकल प्रशासन पे आप जो है आगाह करते रहे, आपने जिला अधिकारी को भी जो है पत्र लिखा, तो आप प्रशासन क्या देखता है कि जब बहुत बड़ी त्रासदी आ गई तभी जो आगेगा, या जब आप लोगों का जो है जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात को मानना चाहिए और तुरंत जो है ना जो स्पेशलिस्ट हैं उनको जो है ये सर्वे करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? सर्वे बिल्कुल करवाना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, प्रॉपर उसमें स्कैनिंग हो एरिया की, तभी जाके उसमें कितना फ़ायदा होगा ये वो देखना पड़ेगा उसमें। तो वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और रिलायबल एजेंसी से होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी। देखने वाली एजेंसी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो उसको जानती हो उस सब्जेक्ट को, और जो काम करने वाली एजेंसी वो ठेकेदारों के भरोसे नहीं होना चाहिए कि कोई ठेकेदार आके ले रहा काम और फर्स्ट पार्टी नहीं करे, सेकेंड पार्टी कर रही, थर्ड पार्टी कर रही है। उस तरह से काम नहीं होना चाहिए। तो अभी प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत बड़े अलर्ट में आ गया है और यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक जो है प्रधानमंत्री मोदी ने बिठाई है और पूरे एक्सपर्ट जो है वहाँ पर भेज दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग जो है वहाँ पर काम करेंगे या कुछ विस्थापन करके जो है वही इतिश्री कर देंगे कि हो गया? क्या विस्थापन से जो है हिमालय सुरक्षित रह सकता है? नहीं, विस्थापन कोई उपाय नहीं है। ऐसा है कि उस एरिया का रेस्टोरेशन होना चाहिए, और रेस्टोरेशन आज साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। आज ये नहीं है कि नहीं हो सकता है, सब चीज़ हो सकता है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऋषिगंगा में जो इतना बड़ा सैलाब आ गया, 10 बजे न कोई बारिश न कुछ नहीं, सुबह 10 बजे लोग अपने काम में जा रहे हैं, तब तक ग्लेशियर फट गया, नीचे पूरा का पूरा तबाही मचा दिएगा। क्या लगता है कि इस तरह जो हलचल हो रही है हिमालय में, उत्तराखंड हिमालय में जो हलचल हो रही है, कभी भूकंप आ जाता है और कभी इस तरह से कई संवेदनशील जो है वहाँ पर प्रकृति जो है चेता रही है। तो आप वैज्ञानिक हैं, आप लोगों का क्या कहना है, क्या संकेत दे रही है प्रकृति? ऐसा है कि ये हिमालय जो है ना, ये 2 प्लेट हैं, ये हिमालयन, ये इंडियन प्लेट और ये तिब्बतन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। ये इसके नीचे क्या हो रहा है, भूकंपीय कंपन होता है, ठीक है ना। और ये नीचे प्रेशर बना हुआ, नीचे ज़मीन के नीचे, ये कब फूटेगा ये कोई नहीं जान सकता है। और ये कितने रिक्टर का भूकंप आएगा वो भी कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये है कि इसमें हलचल हमेशा बनी रहती है ये हिमालय में। तो ये रीज़न है सबसे बड़ा। जोशीमठ में जो चाई गांव में जो नीचे दरार आ गई थी कि क्योंकि वहाँ जो ये विष्णुप्रयाग परियोजना है उसका जो टनल से जो पानी का डाइवर्ट किया गया अंदर ही अंदर, क्या लगता है कि आप उसका प्रभाव है या कुछ और है? नहीं, उसके लिए वो तो देखने की वाली बात होगी कि रीज़न क्या है। यह टनल रीज़न है या उनकी वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो तो देखने वाली बातें हैं। ये सब चीज़ें बोलना जो है ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की बातें होती हैं, उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बगैर देखे हुए कैसे बता सकते हैं। आपने कई जलाशय वहाँ पे जो है झील हैं, जो ताल हैं, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में ताल बोला जाता है, तो बहुत बड़े ताल हैं वहाँ पे, बिल्कुल जो है पता ही नहीं था पानी होता है उसमें। आपने कई जो है चिन्हित कर रखा है, तो आपका क्या कहना है कि क्या कभी उसमें भी कुछ जो है आपदा आ सकती है? पक्का आ सकती है, हो सकता है। अब जब तक हमें मालूम नहीं है इसकी गहराई कितना है, क्षेत्रफल कितना है,
उसका कुछ मालूम नहीं है। और जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब ये मेजरमेंट हो जाएगा पूरा कि इतना गहराई और क्षेत्रफल का, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये किस तरफ है, कैसी वो हैं। उसके बाद उसका भूगर्भीय मतलब स्टडी हो जाएगी, जियोलॉजिकल स्टडी होगी, तब जाके उसका आकलन हो सकता है कि ये कितनी खतरनाक है। वो दूसरे सेकंड फेज में होगा वो। तो अब पूरे जो हमारी जो हिमालयी जो नदियां हैं, उनके गंगा की शाखाएँ हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और तमाम विष्णु गंगा, और ये मंदाकिनी पे भी कई डैम बन रहे हैं वहाँ पे छोटे मोटे, और ये ऑल वेदर रोड के नाम से जो पूरा जाल बिछाया जा रहा है, और अब रेलवे के जो टनल बन रहे हैं, क्या उनसे भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा है कि उनसे प्रभाव प्रोग्रेस तो होनी चाहिए। प्रोग्रेस जो है ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट साथ साथ पैरेलल चलने चाहिए, और जो एजेंसी काम कर रही है वो प्रॉपर काम करे। डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। मैनकाइंड के लिए पानी फ्री में फैल रहा है, वो पानी समुद्र में चला जाएगा और लोग बगैर बिजली के रहेंगे, तो वो उचित नहीं है। डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका आवश्यक रूप से उसका जितना हो सके मैनकाइंड के इंटरेस्ट में उसको उपयोग में लाना चाहिए। हिमालय जो है पूरे देश के लिए जो है मैदानी क्षेत्र के लिए जो है एक एयर कंडीशन का काम करता है, और उसके प्रति जो है उदासीनता है। केवल वहाँ से दोहन हो रहा है सरकारों की तरफ से, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए बारे में और उसके संरक्षण के बारे में ग्लेशियर पीछे खिसकते जा रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, आप उस पर अध्ययन करते हैं? ऐसा एक ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। अभी हमारे हिमालय में हम किसी ज़माने में हम जब छोटे थे तो हमें दिन में एक ही गाड़ी दिखाई देती थी अपने एरिया में। आज के दिन में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो वेरी वेहिकुलर पॉल्यूशन ही इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हो गई है। जहाँ पॉपुलेशन जिस गांव में 30 आदमी रहते थे वहाँ 200 आदमी हो गए हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, वेहिकुलर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, तो कैसे हो सकता है? और डैम की वजह से उतना नहीं है। डैम तो पॉल्यूशन नहीं कर रहा ना, डैम तो पॉल्यूशन नहीं कर रहा। रोड चौड़ी होगी, वो पब्लिक बढ़ गई, इसलिए आवश्यकता के लिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल हो, लोग पैदल चलना चालू कर दें तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे कि कॉलोनी बस रही है चट्टानों पे, चाहे वो बहुत बड़ा जो है दबाव है ये जोशीमठ में, और इतने सारा जो है वहाँ पे हर घर में बाथरूम होगा, कितना कंजम्पशन होता है। और वो जो पिट बन रही हैं उसका क्या होना चाहिए? पिट्स क्या कच्चे में, उसका रिसाव कच्चे में है, या पक्के जो फर्श बना करके उसका निकासी का क्या साधन, क्या लगता है आपको कि आखिर में इतने सारे, जब आप जहाँ तक पॉपुलेशन की बात करते हैं, पहले लोग जो है जो बाथरूम भी जाते थे तो बाहर में वो ये सरफेस में जो है बह जाता था। अब एक पर्टिकुलर जो है गड्ढे में पानी जो रिजर्व होता है, तो क्या उसका भी प्रभाव हो सकता है इतने बड़े पॉपुलेशन में, इतने बड़े जो कॉलोनी जो डेवलप हो रही है वहाँ पे? ऐसा है कि बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करना चाहिए था। हिल में कितनी बिल्डिंग की हाइट होनी है वो सब लिखा हुआ है, सब जगह है, लेकिन वो उसको कोई मानता नहीं है, क्योंकि चलता है, सब चीज़ चलता है। तो इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज को इम्प्लीमेंट करना ये सरकारों की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, और सख्ती से हो। और जो भी उसके लिए टाउन प्लानिंग के लिए हिसाब से जो भी ज़रूरतें होती हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आपका पिट बन रहा है तो कैसे बन रहा है उसको कौन देखेगा, और उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग और टेस्टिंग बहुत अनिवार्य है, तभी जाके ये आगे रुक सकता है। केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी तमाम जो है मंदाकिनी के किनारे में इतने सारे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई थी। इवन केदारनाथ में इतना बड़ा जो है बाजार बन गया था, इतनी बड़ी कॉलोनी बन गई थी, धर्मशालाएँ बन गई थी, उनके पिट्स बने होंगे, और रामबाड़ा से लेकर के तमाम मंदाकिनी घाटी में जो है सब बह गए थे ये मंदाकिनी के किनारे वाले। तो प्रशासन क्या देखता है, और वैज्ञानिक दृष्टि से जो है प्रशासन क्या देखता है? आखिर में वहाँ पर प्रशासक क्या काम करता है? क्यों नहीं जो है एक्सपर्ट बुला करके, क्यों उस पर प्रतिबंध नहीं लगता है? ऐसा है, वो तब बह गए थे, फिर दोबारा रीसेटलमेंट हो गया नदी के किनारे, इंक्रोचमेंट शुरू हो गई, उसको कोई नहीं देख रहा।
इवन आप कहीं भी चले जाओ, नाले पे लोगों ने पिलर डाल के एक खंबे डाल के खड़े कर दिए नाले के अंदर। इस तरह से चालू हो गया, और जिस दिन दोबारा होगा तो फिर वही होगा कि हम मर गए। ये पब्लिक की गलती है, और जो लोकल में लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों नहीं रोकते हैं? उसमें दंड प्रावधान क्यों नहीं है? दंड प्रावधान वो ऐसा है ना, दंड प्रावधान कौन करेगा? जो करने वाले हैं वो वही खुद खा रहे हैं, जिनको करना है अपना। ये पिलर डाल के जो सिस्टम बना है ना, जो नाले और नदियों के अंदर, वो बहुत ही गलत है, वही खतरनाक है। वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो अब ये जो हाई लेवल मीटिंग बैठ रही है और केंद्र में जो है इस तरह से हलचल हो गया है, और वो भूगर्भीय जो वहाँ पे जो संवेदनशील जो है जोशीमठ को दे करके, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या करना चाहिए जो है एक्सपर्ट को और सरकारों को? क्योंकि केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई और राज्य सरकार तो है ही, और डबल इंजन सरकार वैसे भी है वहाँ पर उत्तराखंड में। क्यों नहीं, क्या होना चाहिए? आप बताइए। मेरे हिसाब से सबसे पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, एरिया का पूरा स्कैनिंग होनी चाहिए, और रिलायबल और एजेंसी से होनी चाहिए। जो एजेंसी काम करती है वही एजेंसी करे, सेकंड एजेंसी को पास आउट ना हो, इस तरह से काम होना चाहिए। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए एरिया का, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज का मैनेजमेंट होना चाहिए, और जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके अनुसार उसका डेवलपमेंट हो। उसके मकान जो है ना, मकानों के लिए बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया जाए, तो इस तरह से रिस्टोर हो जाएगा एरिया जो है ना, रिस्टोर हो सकता है। फिर से लोग अपने घरों में रहना प्रारंभ कर सकते हैं दोबारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्माण जी, आपने जो है हमारे दर्शकों को बताया, आपने अपने अनुभव के आधार पे जिस तरह से आप बार बार जागरूकता लाते हैं वहाँ पे, और प्रशासन को अलर्ट करते रहते हैं। आपने कई त्रासदियों के बारे में पहले ही जो है अलर्ट कर दिया था जो है शासन को, प्रशासन को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जब आपदा आ जाती है तब जो है घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं, और उस पर आपने हमारे दर्शकों को जो बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।